चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम लोक प्रशासन के 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और पिछली क्लास में हमने शुरू किया था हमारा 8वां चैप्टर, जिसका नाम था विभाग, आधार और संगठन, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले विभाग का अर्थ क्या होता है। अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो बड़े संगठन का एक अंग ही क्या होता है, विभाग होता है। जिसमें हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी, उसकी फिर विशेषताएं पढ़ी, उसके बाद हमने इसके प्रकार पढ़े 3 आधार पर, जैसे कि भौगोलिक आधार पर, संरचना के आधार पर और आकार के आधार पर। तीनों आधार पर विभाग के 2 टाइप थे। बात करें जैसे कि आकार के आधार पर छोटे बड़े, संरचना के आधार पर एकात्मक और संख्यात्मक, और बात करें भौगोलिक पर तो केंद्रित और विकेंद्रित। उसके बाद हमने इसके बारे, इनकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषाओं के बारे में बात की, और उसके बाद हमने बात की विभाग को किन किन आधार पर बांटा जाता है, मतलब किन किन आधार पर विभाग को बनाया जाता है, किस बेस पर विभाग को बनाया जाता है। जिसमें हमने पढ़ा 4P के बारे में। 4P जिसको दिया था मार्टिन लूथर ने, जिसमें सबसे पहले था कार्य, उद्देश्य, एक था जैसे क्षेत्र और स्थान, इस प्रकार मतलब 4 थे। उसमें सबसे पहला ही हमारा था कार्य उद्देश्य के आधार पर विभाग का गठन। तो आज हमारा यही क्वेश्चन है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं लगाई है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पहले पिछली क्लास लगाइए, तभी आपको ये आगे का लेसन समझ में आएगा। और अभी अपने इस चैनल को, अपने इस क्लासेज को जो हमने शुरू की है, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच सके, वो भी अच्छे से पढ़ सकें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है मैं बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक ले जा रहा हूँ आपको। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं दिखती। जैसे ही आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो मैं इतने हाई लेवल का तक का करवा रहा हूँ, जैसे ही आप +2 पास करके आगे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि सर ने क्या क्या आपको करवा दिया। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज का हमारा क्वेश्चन है विभाग के संगठन के कार्य या उद्देश्य। एक ही बात है, कार्य या उद्देश्य के आधार पर वर्णन करो। भाई कार्य व उद्देश्य के आधार पर जो विभाग का गठन किया जाता है, इस बेस पर गठन किया जाता है, तो उसका क्या मतलब है उसके बारे में बताना है। और इसके प्रॉफिट और इसके लॉस, मतलब लाभ या हानि, या बोल सकते हैं गुण या अवगुण बताओ। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखो। विभाग का संगठन के कार्य व उद्देश्य के आधार का वर्णन करो। भाई कार्य व उद्देश्य के आधार पर विभाग का संगठन या मतलब गठन किस प्रकार किया जाता है और क्या होता है वो, उसके लाभ बताओ, या पूछ लेगा आपसे हानि बताओ। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखो, कार्य या उद्देश्य, कार्य अथवा प्रयोजन, एक ही बात है। कार्य बोल लो, उद्देश्य बोल लो, या प्रयोजन बोल लो, ठीक है। का तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है, उस अंतिम लक्ष्य, उस लास्ट एम से जिससे प्राप्त करने के लिए विभाग की रचना की जाती है। जिस लक्ष्य को, जो लास्ट एम है, जो अंतिम लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए विभाग की जो रचना की जाती है, वही क्या है, कार्य व उद्देश्य के आधार पर विभाग का संगठन। देखो सिंपल सा है, सीधा सा समझ में आता है। उद्देश्य का तो आपको पता है, एम, गोल, ठीक है। अब जिस गोल को ध्यान में रखते हुए किसी विभाग का गठन किया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्य या उद्देश्य के आधार पर विभाग का संगठन। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ क्यों रहे हो, आपका लास्ट गोल क्या है, एग्जाम में अच्छे नंबर लेना, ठीक है ना। अब यही है ना, और क्या हो सकता है, नॉलेज लेना। अब देखो, अंतिम लक्ष्य से जिसे प्राप्त करने के लिए विभाग की रचना की जाती है। प्रशासन की अति महत्वपूर्ण विभाग, जो भी इंपॉर्टेंस डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं, का संगठन किसी बड़े लक्ष्य, क्या, किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब देखो, प्रशासन के पास बहुत सारे कार्य होते हैं। प्रत्येक राज्य का, जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें कितनी जनता है, कितने लोग हैं, उन सभी का क्या करना है, कल्याण करना है, उनका हित करना है। अब देखो, इतना बड़ा कार्य है, अकेला मुख्य कार्यपालक नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, सभी कार्यों को विभागों के अनुसार बांट दिया। प्रत्येक विभाग, मतलब अलग अलग विभाग बांट दिए, और अलग अलग विभाग के अलग अलग कार्य बांट दिए। अब देखो, इन जो विभाग है, प्रत्येक विभाग का कोई ना कोई जो इंपॉर्टेंस विभाग है,
प्रत्येक विभाग का नहीं कहूँगा मैं, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, बड़े विभाग हैं, उनका कोई ना कोई बड़ा लक्ष्य होता है और उसी बड़े लक्ष्य, उसी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग का गठन किया जाता है। और जब अंतिम लक्ष्य के आधार पर विभाग का गठन किया जाए उसी को बोलते हैं कार्य के आधार पर विभाग का गठन। अब देखो इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे प्रतिरक्षा विभाग या बोल सकते हो रक्षा विभाग। अब रक्षा विभाग की अगर बात करें तो रक्षा विभाग का जो अंतिम लक्ष्य क्या है, सीमा की सुरक्षा करना, बॉर्डर की सुरक्षा करना। जैसे जल सेना है, थल सेना है और वायु सेना है, 3 सेनाएं हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, बॉर्डर पर बाहरी आक्रमण से हमारी क्या करती है, हमारे देश की, हमारे राज्यों की क्या करती है, हमारे लोगों की रक्षा करती है। तो इसका अंतिम लक्ष्य, अंतिम गोल, अंतिम लक्ष्य क्या है सीमा विभाग का, रक्षा विभाग का, सीमा की, बॉर्डर की सुरक्षा करना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो एक बड़ा विभाग हो गया रेल विभाग, तो इसका भी अंतिम लक्ष्य क्या है, यात्रा मतलब यात्रियों को सुविधा देना या माल इधर उधर ले जाने में हेल्प करना। उसके बाद है शिक्षा, शिक्षा विभाग है, एक हमने पढ़ा रेल विभाग, एक है जैसे शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग का अंतिम उद्देश्य क्या है, शिक्षा का प्रसार करना, प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाना ही क्या है, शिक्षा विभाग का अंतिम गोल है, अंतिम लक्ष्य है। उसके बाद बात करें तो समाज कल्याण, समाज कल्याण विभाग का उद्देश्य क्या है, बस समाज का कल्याण करना, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं या जिस व्यक्ति तक, जिन लोगों तक विकास नहीं पहुंच पाया है उनको ध्यान में रखना और उनके लिए विकास कार्य करना, नीतियां बनाना। तो समाज कल्याण। एक है यातायात विभाग, तो हमने यहां पर कितने एग्जाम्पल पढ़े, देखो रक्षा या प्रतिरक्षा विभाग सीमा की रक्षा करता है, रेल विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और यातायात विभाग। ये सभी एग्जाम्पल क्या हैं, कार्य या उद्देश्य के आधार पर विभाग के प्रकार, ठीक है। मतलब कार्य उद्देश्य के आधार पर विभाग कौन कौन से होते हैं उनके एग्जाम्पल पढ़े। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे पूछ लेगा, जैसे ऑप्शन टाइप में पूछ सकता है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है। क्या पूछेगा, आपसे सीधा सा पूछ लेगा, कार्य या उद्देश्य के आधार पर कोई 2 मतलब विभाग के कोई 2 उदाहरण दीजिए। कार्य या उद्देश्य के आधार पर विभाग के कोई 2 उदाहरण दीजिए, या 3 पूछ ले, उदाहरण पूछ ले, 1 पूछ ले, या MCQ मल्टीपल क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में पूछ लेगा, इनमें से कौन सा विभाग कार्य या उद्देश्य के आधार पर नहीं है या है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें लाभ या गुण, इसके मतलब जो अगर विभाग का गठन इसके आधार पर किया जाए तो इसका क्या प्रॉफिट होगा, क्या लाभ होगा, इसके क्या गुण हैं, समझ में आया। क्या कार्य या उद्देश्य या प्रयोजन के आधार पर अगर विभाग का गठन किया जाए तो इसके क्या लाभ होंगे और इसकी क्या हानि होगी या अवगुण होंगे। तो अगर पहला पॉइंट की अगर बात करें तो देखो कर्मचारी लगातार एक ही प्रकार की सेवा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और विशेषज्ञता विकसित होती है। देखो कर्मचारी लगातार एक ही प्रकार की सेवा से संबंधित होते हैं। अब देखो एक ही प्रकार की सेवा से संबंधित क्यों होते हैं, क्योंकि अगर कार्य के आधार पर विभाग का गठन किया गया तो वहां पर क्या होगा, एक अंतिम लक्ष्य होगा। क्या होगा, अंतिम लक्ष्य होगा और उसी को प्राप्त करने के लिए काम किया जाएगा। जैसे शिक्षा विभाग का कार्य क्या है, शिक्षा का प्रचार करना, सभी तक शिक्षा को पहुंचाना, ठीक है। तो यहां पर जो कर्मचारी हैं वो किस पर काम करेंगे, सिर्फ शिक्षा पर काम करेंगे, किस पर, सिर्फ एजुकेशन पर, शिक्षा पर काम करेंगे। तो उन पर क्या होगा, वो हमेशा क्या है, इन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मतलब किस प्रकार सभी बच्चों को शिक्षित किया जाए, उन तक किस प्रकार शिक्षा पहुंचाई जाए, तो वो हमेशा इन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो ऐसे इससे क्या होगा, जब एक ही प्रश्न के बारे में, एक ही मुद्दे के बारे में, एक ही बात के बारे में बार बार अध्ययन किया जाए तो इससे क्या होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। जैसे कि आप अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको अगर हम बार बार पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, तो इससे हमारे क्या हो जाएगी, अभ्यास से क्या होगी, इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। हर बार कोई ना कोई बात क्रिएट होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई नई बात हमारे माइंड में निकल के आएगी और इससे क्या होगा, विशेषज्ञता विकसित हो जाएगी। और इससे क्या है, जैसे आप बार बार पढ़ोगे तो इसमें आपको मतलब स्पेशल हो जाओगे, विशेषज्ञता आ जाएगी, मतलब विशेषज्ञ हो जाओगे उस काम के, ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत
सुजान, रसरी आवत जावते सीलत पड़त निशान। ठीक है ना, तो वही बात है। अगर बात करें हम दूसरे जो इसके गुण हैं, देखो वितरित कार्य, जो बटे हुए, जो विभागों में जो कार्य बटे हुए हैं भाई, इसमें कौन सा कार्य है, सीमा की रक्षा करना, इसका कार्य होगा शिक्षा का प्रसार करना, इसका काम क्या होगा, समाज का कल्याण करना। यातायात से आप समझते हो, ठीक हो। तो वितरित कार्य पर्याप्त, स्पष्ट और सुनिश्चित होता है। क्या होता है, स्पष्ट होता है, सुनिश्चित होता है, मतलब स्पष्ट है, सुनिश्चित है, इसका काम क्या है, शिक्षा का प्रचार करना, इसका काम क्या है, सीमा की रक्षा करना। तो स्पष्ट है, सुनिश्चित है, निश्चित किया हुआ है, और इसलिए कर्मचारी में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। क्या नहीं रहता, भ्रम नहीं रहता, किसी प्रकार का डाउट, संदेह नहीं रहता। उन्हें क्या कार्य करना है, उन्हें किस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करना है, तो क्या क्या नीतियां बनानी है, तो इस पर कोई उन्हें डाउट नहीं रहता। तो क्योंकि वो स्पष्ट और सुनिश्चित होते हैं वे उन विभाग, जिस विभाग मतलब किस किस विभाग को क्या क्या कार्य करने हैं। अगर बात करें तीसरे गुण की, तो जब लक्ष्य, क्या, जब लक्ष्य के आधार पर विभाग को गठित किया जाता है। लक्ष्य मतलब एक ही बात है, लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन, कार्य। ठीक है, लक्ष्य के आधार पर विभाग का गठित किया जाता है। तो सामान्य जनता, क्या, सामान्य जनता जैसे कि हम हैं, ठीक है, उसकी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। सामान्य जनता को क्या है, उस विभाग के जो काम है उन कामों की जानकारी आसानी से पहुंच जाती है। लोग सरलता पूर्वक यह जान जाते हैं कि उन्हें किस सेवा के लिए किस विभाग की सहायता चाहिए, किस सेवा के लिए किस विभाग की सहायता चाहिए। देखो इसका क्या गुण हो गया, तीसरा गुण क्या है, तीसरा लाभ क्या है, भाई अगर स्पेशल काम के लिए स्पेशल विभाग गठित किया जाएगा, मतलब कोई स्पेशल काम के लिए स्पेशल विभाग गठित किया जाएगा, तो सीधा सी बात है, आम जनता तक पहुंच जाएगी बात। भाई इस काम के मतलब कोई निम्न काम के लिए, मतलब इस काम के लिए इस विभाग का गठन किया गया है। अब देखो उस काम के लिए वह अन्य विभागों में तो धक्के नहीं खाएगा, तो सीधा सा उसके पास जानकारी पहुंचेगी। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो स्पेशल उसी विभाग में जाएगा और उसी विभाग से अपनी समस्या का समाधान करेगा। जैसे उसे कोई बच्चे की, अपने बच्चे की एजुकेशन से संबंधित कोई समस्या है तो उसे वो रेलवे विभाग में जाएगा या यातायात विभाग में जाएगा या प्रतिरक्षा विभाग में जाएगा, नहीं जाएगा। उसे क्यों, क्योंकि स्पेशल हो गया, उसे पता है, उसके पास जानकारी पहुंच गई है। क्या पहुंच गई है, भाई अगर शिक्षा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है या कुछ उसे जानना है तो वो किसके पास जाएगा, शिक्षा विभाग के पास जाना चाहिए। तो वो सीधा शिक्षा विभाग के डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगा और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट, इस आधार के अंतर्गत, मतलब इस आधार के अंतर्गत प्रत्येक विभाग का उत्तरदायित्व निश्चित होता है, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित होती है, उनके काम निश्चित होते हैं। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, वह उन्हें, जैसे शिक्षा विभाग का उत्तरदायित्व क्या है, शिक्षा का प्रचार करना। उनकी जिम्मेदारी है वह प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाई जाए, ठीक है, जिससे किसी भी विभाग की सफलता या असफलता का मूल्यांकन करने में बहुत सुविधा रहती है। अब देखो इनके स्पेशल हो गए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित है, पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शिक्षा का पहुंचाना, शिक्षा का प्रचार करना। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सीमा की सुरक्षा करना। अगर ये सीमा की सुरक्षा अच्छे से नहीं कर पाए तो क्या इस पर दोष मिलेगा, इनकी जिम्मेवारी होगी, नहीं होगी। अगर ये शिक्षा का प्रचार अच्छे से नहीं कर पाए तो क्या इस विभाग की जिम्मेदारी होगी, उत्तरदायित्व होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या है, मतलब इनके उत्तरदायित्व निश्चित है। इनका उत्तरदायित्व है सीमा की सुरक्षा करना, इनका उत्तरदायित्व है क्या, शिक्षा का प्रचार करना। तो इससे क्या होता है, इनकी सफलता और असफलता का मूल्यांकन हो जाता है। अगर शिक्षा में, शिक्षा का प्रचार अच्छे से नहीं हुआ तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिक्षा विभाग की। तो ये असफल हो या न कि ये असफल हुआ। अगर सीमा पर कोई सुरक्षा नहीं हुई अच्छे से, कोई बाहरी आक्रमण हो गया, अंदर घुस गए आतंकवादी वगैरह, ठीक है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, रक्षा विभाग की। तो जिम्मेदार कौन होगा, ये होगा, और जिम्मेदार ये होगा तो असफल भी कौन होगा, ये होगा। तो मूल्यांकन हो गया, ये असफल तो नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसने शिक्षा का प्रचार कर दिया, इससे गड़बड़ हुई है, इसने अपना उत्तरदायित्व अच्छे से नहीं निभाया। अगर बात करें हानि या अवगुण की, हानि या अवगुण की, देखो हानि बोलो या अवगुण बोलो, देखो अगर इस आधार पर विभाग का गठन किया जाए, मतलब ये सोचकर गठन किया जाए विभाग का, वह कार्य या उद्देश्य, वह किसी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी अंतिम उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर विभाग का गठन करें तो उस प्रकार के विभाग में किस प्रकार की हानियां या अवगुण होते हैं, ठीक है। देखो पहला क्या है, कार्य शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में तथा संकुचित अर्थों में। व्यापक का मतलब देखो होता है खुला, ओपन, और संकुचित मतलब सिकुड़ा हुआ, मतलब बंद, ठीक है, कम अर्थों में किया जा सकता है, तथा इन दोनों अर्थों के बीच
सही संतुलन स्थापित करने की समस्या प्राय उलझन पैदा कर देती है। देखो यहां से समझने की बात क्या है, देखो कार्य होते हैं या उद्देश्य बोलो, कार्य की जगह उद्देश्य शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, लक्ष्य का। अब देखो उद्देश्य या लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मुख्य उद्देश्य मतलब मुख्य, और एक होता है गौण, एक होता है गौण। अब देखो यहाँ पर जैसे कि आप 12th क्लास की पढ़ रहे हो, ठीक है, 12th क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना। और आपका गौण उद्देश्य अगर बोलें तो शिक्षा प्राप्त करने के साथ आप क्या है, आपके पास डिग्री आ जाएगी, ठीक है ना, आप उसके माध्यम से जॉब लग सकते हो, ठीक है ना। तो एक गौण है, एक मुख्य उद्देश्य है। देखो कोई भी उद्देश्य वो दो टाइप का होता है, एक मुख्य होता है और एक उससे जुड़े हुए कुछ गौण उद्देश्य होते हैं। मतलब मुख्य अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते समय गौण उद्देश्यों की ऑटोमेटिक प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर उलझन क्या होती है? उलझन ये होती है वह कौन से उद्देश्य मुख्य हैं और कौन से उद्देश्य लक्ष्य हैं। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कुछ बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो किसी बच्चे का यहाँ पर क्या होगा, हम अंतिम उद्देश्य क्या होगा, नॉलेज प्राप्त करना, क्या, ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन किसी बच्चे का उद्देश्य क्या होगा, मुख्य उद्देश्य क्या होगा, यहाँ से क्या है, क्लास लगाना, नोट्स बनाना और अच्छे मार्क्स क्या है, गेन करना, एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करना। अब देखो किसी का मुख्य उद्देश्य है नंबर गेन करना, किसी का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, तो यह निश्चित नहीं किया जा सकता कौन सा कार्य मुख्य है कौन सा गौण है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाती है, उलझन हो जाती है। अगर व्यापक तौर पर देखें तो ज्ञान प्राप्त करना, आपका उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। और संकुचित में तो देखे क्या है, एग्जाम में मार्क गेन करना, ठीक है, मार्क अच्छे मार्क्स जो नंबर हैं वो प्राप्त करना। तो इन व्यापक अर्थों में और संकुचित अर्थों में इस कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर उलझन हो जाती है, वह किस विभाग का कौन सा कार्य मुख्य है और कौन सा कार्य गौण है ना। अब देखो दूसरा गुण, विभागों का सहयोग भी कई बार संभव नहीं होता। मतलब जो विभाग है उनका सहयोग संभव नहीं होता, क्योंकि हर विभाग अपने कार्य को श्रेष्ठ और दूसरे कार्य को गौण समझता है, मतलब निम्न समझता है। देखो विभागों का सहयोग, अब प्रशासन है, प्रशासन के बहुत सारे कार्य हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए मतलब विभाग बांटे गए हैं। अब देखो प्रशासन का मुख्य काम क्या है, देश का, राज्यों का हित करना। अब वो हित कैसे होगा, जब प्रत्येक विभाग अपना अपना कार्य अच्छे से करेगा और सहयोग से करेगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, मतलब सभी विभाग, मतलब शिक्षा विभाग क्या कहेगा, हमारा कार्य मुख्य है, ठीक है ना, हम इंपॉर्टेंट हैं, और दूसरे को क्या समझेगा, निम्न समझेगा, तुच्छ समझेगा। तो इस कारण क्या उसमें तालमेल नहीं हो पाता। अब तालमेल नहीं होगा तो क्या, अब सभी विभागों का तालमेल होगा तभी तो मतलब संपूर्ण हित होगा ना, तभी संपूर्ण हित होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो आपने लोक प्रशासन को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया और उसमें 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त कर लिए, लेकिन हिंदी इंग्लिश में फेल हो गए, तो कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो मतलब इस प्रकार सब में क्या तालमेल, सभी विभाग जब सहयोग आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तो तब क्या होगा, प्रशासन का मतलब अच्छे से चलेगा और देश का हित होगा। जैसे कि अगर बात करें शिक्षा विभाग, अब शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को जोड़ें, अगर बच्चे स्वास्थ्य विभाग अच्छे से काम नहीं करेगा और शिक्षा बच्चों के साथ अच्छा तालमेल नहीं करेगा तो वो स्वस्थ ही नहीं होगा, तो क्या वो शिक्षा प्राप्त कर लेगा। और अगर बोलें शिक्षा ही नहीं प्राप्त कर पाया तो शिक्षा के बिना क्या उसे स्वास्थ्य की अच्छे मतलब स्वस्थ कैसे रहा जाए इसकी जानकारी नहीं मिलेगी, तो इससे क्या होगा, मतलब वो स्वस्थ नहीं रहेगा। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मतलब इस प्रकार प्रत्येक विभाग आपस में जुड़ा हुआ होता है, प्रत्येक विभाग आपस में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यहां से क्या है, तो वो अपने आप को क्या है, इंपॉर्टेंस मतलब मुख्य बोलता है, श्रेष्ठ बोलता है, हमारे काम क्या है, अच्छे हैं, ठीक है, और दूसरे के गुण है। अगर बात करें लास्ट है जो हमारा तीसरा, यदि कार्य के आधार पर विभाग का गठन किया जाए तो कई छोटे कार्य की उपेक्षा की जाएगी। जैसे कि शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी कार्य, शिक्षा के विभाग में विद्यार्थियों के शिक्षा संबंधी कार्य, देखो बड़ा इजी है और बड़ा आसान है, लेकिन समझने की बात है। देखो समझने की बात है यहाँ पर, वैसे तो बुक्स में भी लिखा हुआ है ये सब बातें, लेकिन यहाँ से समझने की बात है इसका अर्थ क्या है। देखो यदि कार्य के आधार पर, यदि इस आधार पर विभाग बनाया जाए तो विभाग का संगठन किया जाए तो कई छोटे कार्य, क्या छोटे कार्य की उपेक्षा
उपेक्षा की जाती है। जैसे कि शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य, मैंने अभी ये एग्जाम्पल लिया था। अगर शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिक्षा का प्रसार करना और इससे बाजुड़ की स्वास्थ्य। अब शिक्षा विभाग क्या कहेगा? अब हमारा काम क्या है? शिक्षा का प्रसार करना, न कि बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इससे संबंधी नीतियां बनाना, इससे संबंधी कार्य करना। तो यहां से क्या हो गया? देखो ये बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा? छोटे कार्य। अब देखो शिक्षा विभाग का बड़ा कार्य, बड़ा मुख्य उद्देश्य तो क्या होगा? शिक्षा का प्रसार करना, लेकिन ये हो गया स्वास्थ्य इनसे जुड़ा हुआ। तो जो ये छोटे कार्य हैं, इनकी क्या होती है? उपेक्षा होती है। इनकी उपेक्षा की कर दी जाती है, जिससे क्या है? संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था। देखो यहाँ से क्या, दोबारा बता देता हूँ मैं, क्या क्वेश्चन आएंगे आपसे। इसकी मतलब ये अर्थ पूछ लेगा भाई, इसके आधार पर क्या मतलब होता है। इसके उदाहरण पूछ सकता है, ऑप्शन टाइप में भी पूछेगा, 1 नंबर में भी या 2 नंबर में भी पूछ सकता है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसके अकेला लाभ पूछ लेगा, अकेली हानि पूछ लेगा, या 2 नंबर में 2 लाभ बताओ 2 हानि बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आधार पर अगर विभाग का गठन किया जाए तो उसके क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों शेयर जरूर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि वो भी कुछ सीख सके। ठीक है, और क्लास पसंद आई हो तो बेटा लाइक जरूर करें, आपका लाइक ही मेरा मनोबल बढ़ाएगा। ठीक है, और अभी अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक और है, अगर कोई भी बच्चा अगर चैनल पर पहली बार आता है तो 2-3 क्लास या 1 चैप्टर पूरा करके देखे, क्योंकि देखो टीचर्स को भी लगभग 2 मंथ लग जाते हैं बच्चे को समझने के लिए, वे किस प्रकार समझता है, इसको किस प्रकार समझ में आता है। तो आप इतने बड़े नहीं हो, आपकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है, आप किसी टीचर्स को एक क्लास में ऑब्जर्व कर सको वे किस प्रकार पढ़ाते हैं, किस प्रकार मतलब कैसा पढ़ाते हैं, तो थोड़ा टाइम दो। ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़ो, आप मुझसे नहीं, किसी भी टीचर से पढ़ो तो थोड़ा सा टाइम दो, उसकी कम से कम 5-6 क्लास लगाओ। उसके बाद आपको पता चलेगा भी आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो।